इंग्लैंड और इंडिया की विमेंस टीमों के बीच होने वाला सेकंड टी20 मैच, जो कि 5 टी20 मैच की सीरीज का सेकंड टी20 मैच खेला जाएगा। मैच होगा काउंटी ग्राउंड ब्रिस्टल की उस मैदान पर 1 जुलाई को रात को 11 बजे से, जहां पर इसके पहले 2025 के अंदर एक टी20 मैच हमको देखने को मिला। उसकी पिच रिपोर्ट क्या रही, क्योंकि वहां पर पिच का जो नेचर था वो बिल्कुल अलग था जैसा कि ब्रिस्टल के मैदान पर हमने देखा है। और उसके पहले के 4 और मैचेस के स्कोर कार्ड को देख करके हम वो चीजें समझने की कोशिश करेंगे। और उसी को समझने के लिए अगर आप पिच रिपोर्ट के अंदर आए और देखें, तो जैसा मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया कि काउंटी ग्राउंड ब्रिस्टल के इस मैदान पर जहां पर ट्रेडिशनली पिचेस ऐसी होती है जो कि बैटिंग के लिए काफी ट्रिकी होती हैं, लो स्कोरिंग गेम्स यहां पर देखने को मिलते थे पहले। लेकिन 2025 के अंदर यहां पर जो एकमात्र मैच विमेंस का टी20 खेला गया, उसमें हमने क्या देखा कि पिच जो थी वो पूरी तरह से फ्लैट थी, घास नाम की कोई चीज पिच के ऊपर थी नहीं। तो वहां पर विमेंस मैच के अंदर एक टी20 मैच जो खेला गया डोमेस्टिक, वहां पर डे मैच था। 15 जून 2025 को यह मैच खेला गया था अभी रिसेंटली ही, जहां पर पहली इनिंग के दौरान 182 रन बन गए 5 विकेट के नुकसान पर, जहां पर पहले पावर प्ले के 6 ओवर में 60 रन बने थे, कोई विकेट गिरा नहीं था। लेकिन सेकंड इनिंग के दौरान जहां पर 147 रन बने 6 विकेट के नुकसान पर, पावर प्ले के दौरान 37 रन बने 1 विकेट के नुकसान पर। तो जो फ्लैट बैटिंग पिच थी, धूप पड़ने की वजह से जहां पर पिच पर बिल्कुल घास थी नहीं, सेकंड इनिंग के दौरान थोड़ा सा वहां पर बल्ले पर गेंद फंस करके आ रही थी। ये चीज हमने देखी इस सीजन के दौरान 2025 में, जो इस मैदान पर एकमात्र टी20 मैच खेला गया विमेंस फॉर्मेट के अंदर उसमें। लेकिन इसके पहले के 4 और मैचेस के स्कोर कार्ड को अगर आप देखें तो आपको क्या दिखाई पड़ेगा, यहां पर पावर प्ले के दौरान 30 के स्कोर पर 2 विकेट गिरी, जिसके जवाब में पहली इनिंग तो केवल 135 का स्कोर बना, जहां पर इसको चेज कर लिया गया 7 विकेट के अंदर से। यहां पर देखेंगे तो 122 का स्कोर बना इंग्लैंड के खिलाफ, इंडियन टीम ने ही बनाया था 2022 में, जहां पर 8 विकेट पहली इनिंग के दौरान गिरे, जिसको इंग्लैंड की टीम ने बड़ी आसानी से चेज कर दिया। यहां पर भी पावर प्ले के दौरान 20 के स्कोर पर 3 विकेट गिरी, यहां पर पावर प्ले के दौरान पहले 6 ओवर में 44 के स्कोर पर 1 विकेट गिरा, यहां पर 41 के स्कोर पर 1 विकेट गिरा। ना सिर्फ पहली इनिंग के दौरान बल्कि सेकंड इनिंग के दौरान भी कई बार पावर प्ले के दौरान यहां पर विकेटें गिरी हैं। उसका रीजन ये था ना कि इन चारों मैचेस में या इसके पहले ब्रिस्टल के मैदान पर जो पिचेस हम देखते थे लगातार, वहां पर जो भी पिच होती थी उसके ऊपर ठीक ठाक ग्रीनरी होती थी, तो पावर प्ले के दौरान यहां पर तेज गेंदबाजों को मदद मिलती थी। और जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता था, पिच स्पिनर्स को थोड़ा बहुत फेवर करना शुरू कर देती थी, तो रन बनाना इतने आसान होते थे नहीं। लेकिन पहली इनिंग के कंपैरिजन में सेकंड इनिंग में यह पिच बैटिंग के लिए ज्यादा बेहतर होती थी, जो कि जिसका बिल्कुल उल्टा हमने पिछले वाले मैच में इस ग्राउंड पर देखा, जो अभी आपको मैंने कुछ देर पहले एक्सप्लेन किया। तो ये चीज देखना बहुत जरूरी होगा कि कैसी पिच आज के इस मैच के दौरान मिलने वाली है, वो इन चारों मैचेस वाली पिच होगी या इस 2025 वाले मैच की पिच होगी, वो देखना काफी जरूरी होगा, जो कि आपको मैं अपडेट करूंगा टेलीग्राम पर अपने और व्हाट्सएप चैनल पर भी। उसके लिए तो उन दोनों चैनलों को ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी पिछले 5 मैचेस में हुआ क्या, स्पिन और पेस को विकेटें मिली कितनी, वो तो सारे आंकड़े आपके सामने हैं, जो कि बहुत ज्यादा मैटर करते हैं नहीं, क्योंकि वो मैटर तभी करेगा जब हमको ये पता चल जाए कि किस पिच पर मैच होगा। जो पिच है वो है कैसी, जिसके बारे में आपको मैं पीछे बता चुका हूं कि कैसी 2 तरीके के पिचेस यहां पर मिलती रही हैं। तो उसका अपडेट आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर कर दूंगा, तो दोनों को जाकर के ज्वाइन जरूर कर लीजिए। और फाइनल टीम भी जो उसकी बेसिस पर बनेगी वो भी आपको मैं अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर ही दूंगा, तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर देखने को मिल जाएगा। बाकी आगे आइए देखते हैं क्या प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर खेलती हुई दिखाई पड़ी थी पिछले वाले मैच में इंग्लैंड की तरफ से, जहां पर नेटली स्टीवर्ट ब्रंट ने एक बार फिर से बॉलिंग नहीं की और पॉसिबली आज भी इस मैच में भी बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे नहीं। लेकिन जो बॉलर्स इनके पास है, जिसमें अगर आप देखें तो पिछले वाले मैच में चार्ली डीन नहीं खेली थी, और इनके बारे में आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि अगर चार्ली डीन नहीं खेलती है ना, तो स्मृति मंदाना वन ऑफ द बेस्ट कप्तान है, उस कप्तान की ऑप्शन होंगी। ना सिर्फ उनके बारे में बल्कि ये भी आपको ने कहा था कि हरलीन देओल, जो कि 50 ओवर के प्रैक्टिस गेम में सेंचुरी लगा करके आ रही थी, वो अगर खेलेंगी तो वो भी शानदार ऑप्शन होंगी। उन्होंने भी 40+ के शानदार ताबड़तोड़ पारी खेली। इवन आपको मैंने श्री चरनी के बारे में काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि क्यों, चूंकि तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग के खिलाफ इनकी जो पूरी की पूरी बैटिंग है वो काफी कमजोर रही है हमेशा से, स्पेसिफिकली राधा यादव के खिलाफ भी। हालांकि राधा यादव जो कि ओरिजिनल स्क्वाड में नहीं थी, वो सुची उपाध्याय के बाहर होने के बाद वापस आई, उनके ओवर्स भी 2 ही कराए गए, लेकिन उसमें भी उन्होंने 2 विकेट ले लिया। लेकिन श्री चरनी ने पूरे 4 ओवर करके 4 विकेट ली, और उनको पिक करने के बाद हमने शानदार तरीके की 1 साइडेड विनिंग दर्ज करी। तो ऐसे ही प्रेडिक्शन इस वीडियो के अंदर आपको मिलेंगे, जहां पर जो इंग्लिश बॉलर्स 6 बॉलिंग करते दिखाई पड़ी थी, उसमें से ये तीनों के तीनों इनके जो तेज गेंदबाज है पूरे 4 ओवर करते दिखाई पड़ी थी, अपना पूरा कोटा। बाकी लिंसी स्मिथ और सोफी क्लिस्टर ने 3-3 ओवर करे थे। एलिस कैप्सी ने 2 ओवर इसलिए कर दिए थे क्योंकि चार्ली डीन खेली नहीं थी। बाकी किस किस ओवर में बॉलिंग करते दिखाई पड़ी थी उसका भी डेटा आपके सामने था। बाकी करियर के आंकड़े इंग्लैंड के प्लेयर्स के अगर आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं कि इंटरनेशनल टी20 के अंदर इनका क्या एक्सपीरियंस है, जो कि तगड़ा एक्सपीरियंस है, खास करके बैटर्स का, जो कि अराउंड 100 से ज्यादा मैचेस खेल चुके हैं लगभग ज्यादातर बैटर्स। और उसमें एमरी अर्लॉट एक युवा खिलाड़ी जो कि 3 मैच में 6 विकेट ले चुके थे इसके पहले, यानी कि जो पहला मैच खेला गया उसके पहले। और उसके साथ साथ लॉरेन फाइलर के 8 मैच 5 विकेटें हैं। और बाकी खिलाड़ियों के भी आंकड़े अगर आप देखना चाहें तो उनका एक्सपीरियंस जानने के लिए वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद
बाद पहले मैच में कैसी परफॉर्मेंस रही, उसके पहले कैसा फॉर्म रहा था, उसको देखने के लिए आप रीसेंट फॉर्म वाले सेक्शन में आएँ और देखें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो ओपनर्स रही डैनी व्याट और साथ ही साथ सोफिया डंकली, दोनों पिछले वाले मैच में फ्लॉप साबित हुई। हालांकि इसके पहले अगर आप देखेंगे तो डैनी व्याट ठीक ठाक फॉर्म में थी, लेकिन सोफिया डंकली एक ऐसे प्लेयर हमेशा से रही हैं जो फ्रीक्वेंटली हर मैच में तो रन नहीं बनाती हैं। ये एक इनकंसिस्टेंट टाइम की प्लेयर है, तो इन दोनों में से किसी को पिक करना है। हालांकि चली तो दोनों की दोनों नहीं, लेकिन फिर भी डैनी व्याट एक अच्छी ऑप्शन बन सकते हैं। लेकिन क्या रियलिटी ऐसी है वो भी आगे आपको देखना जरूरी होगा, क्योंकि ये जो पिच है ना, कैसी पिच होगी सब कुछ उसी पर डिपेंड करेगा और वो चीज आपको फाइनली टॉस के बाद ही पता चलेगी। लेकिन नैटली सीवर ने शानदार 66 रन की पारी खेली, जो कि हमेशा से बेहतरीन फॉर्म में रही है। बाकी टैमी ब्यूमॉन्ट जो कि इसके पहले आपको फॉर्म में तो अच्छी दिखाई पड़ेंगे, लेकिन जनरली ज्यादातर रन के रन आए हैं 50 ओवर वाले गेम में, जो गेम इनको सूट भी करता है। पिछले मैच में केवल 10 रन बना करके आउट हो गई थी और बाकी एमी जोन्स ने भी केवल 1 रन बनाए थे, जो कि ओवरऑल ये भी काफी अच्छे फॉर्म में रिसेंट टाइम में दिखाई पड़ी थी, लेकिन वो भी वनडे क्रिकेट के अंदर। लेकिन साथ ही साथ एलिस कैप्सी भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई बल्ले और गेंद से। एमिली अर्लॉट ने जरूर 12 रन बनाए, 1 विकेट लिया। सोफी एक्लिस्टन ने 1 रन बनाए, 1 विकेट लिया। वो तो एक्लिस्टन थोड़ा सा हत्ते चढ़ गई थी स्मृति मंधाना के, वरना इनके ज्यादा बेहतर आंकड़े होने चाहिए थे। बाकी लॉरेन फायर कुछ खास नहीं कर पाई, लिंसी स्मिथ को भी विकेट नहीं मिला, लेकिन लॉरेन बेल ने 3 विकेटें निकाली है डेथ ओवर में, खास करके आकर के, जो उसके पहले भी काफी अच्छे फॉर्म में ना सिर्फ ये रही थी बल्कि लिंसी स्मिथ भी। लेकिन लिंसी स्मिथ की भी ज्यादातर विकेटें जो आई है ना, वो वनडे फॉर्मेट के अंदर ही आई थी। T20 में बहुत ज्यादा, और खास करके इंडियन बैटिंग लाइनअप के खिलाफ, और उसमें भी अगर स्मृति मंधाना शानदार पारी खेल रही हो तब तो निश्चित तौर पर किसी भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर का उतना अच्छा दिन होने वाला है नहीं। लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अगर चार्ली डीन खेलती हैं तो वो शायद आप आज के इस मैच में आउट करते जल्दी दिखाई पड़े स्मृति मंधाना को, और उस कंडीशन में ना सिर्फ सोफी क्लेस्टन और इवन यहाँ पर लिंसी स्मिथ भी, स्पेसिफिकली अगर सेकेंड इनिंग की बॉलिंग होती है तो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन बनेगी। ये सारे प्रेडिक्शंस तो आपको मैं बता रहा हूँ ग्रैंड लीग के पर्सपेक्टिव में, लेकिन बाकी ये 4 प्लेयर तो हैं जो कि पिछले मैच में परफॉर्म करते दिखाई पड़ी और आज के इस मैच के भी बेस्ट ऑप्शन होंगे, जिसमें डैनी वायर्ड भी एक अच्छी डिफरेंशियल ऑप्शन बन सकती हैं। और साथ ही साथ अगर चार्ली डीन खेलती हैं तो इनके भी आंकड़े आप नीचे देख करके रखिए, वो भी शानदार ऑप्शन बन सकते हैं। जो कि अगर आप हेड टू हेड के आंकड़े देखने आए ना, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इंडिया के खिलाफ डैनी वायर्ड के आंकड़े काफी ओवरऑल अच्छे रहे। 23 मैच में अगर आप देखें तो कुल मिलाकर के 29 का बैटिंग एवरेज है, हालांकि पिछले मैच में नहीं चली। सोफी डंकली के आंकड़े वैसे भी कुछ खास अच्छे नहीं है। नैटली सीवर के आंकड़े देखने की भी जरूरत नहीं, लेकिन अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। टैमी ब्यूमॉन्ट की भी बैटिंग एवरेज है 15 मैच में 22 का इंडिया के खिलाफ, 20 का एवरेज है एमी जोन्स का। बाकी एलिस कैप्सी की भी 9 मैच में 18 का बैटिंग एवरेज है, विकेट कोई भी नहीं है। एमिली अर्लॉट ने पिछले ही मैच में 12 रन बनाए, 1 विकेट लिया, लेकिन सोफी क्लिस्टन के 16 मैच में 21 विकेटें हैं। लॉरेन फायर का पिछले मैच में विकेट मिला नहीं। लिंसी स्मिथ के 4 मैच में ऑलरेडी 5 विकेट है, यानी कि परफॉर्म तो उन्होंने किया है ठीक ठाक। इसके पहले 3 मैच में 5 विकेटें थी। लॉरेन बेल के 6 मैच में 6 विकेटें हैं। चार्ली डीन ने ऑलरेडी 3 मैच में 3 विकेट ले रखा है, बाकी इजी बॉन्ग के 2 मैच में 1 विकेट है। तो हेड टू हेड में तो निश्चित तौर पर ज्यादा बेहतर ये टीम दिखाई पड़ती है ओवरऑल, हालांकि वो एबव द एवरेज ही आप उसको कहेंगे। लेकिन वेन्यू के आंकड़े आकर के देखें तो इस मैदान पर स्पेसिफिकली डैनी वायर्ड के आंकड़े बहुत ही पुअर हैं। 4 मैच केवल 45 रन है, लेकिन आज के इस मैच में अगर सेकंड इनिंग की बैटिंग है और पिच चाहे जैसी हो, लेकिन पिच में एक चीज हमको ये भी देखना पड़ेगा ना कि क्या वो 2025 वाली फ्लैट पिच ही मिलेगी, तब तो ये दोनों इनिंग्स के दौरान काफी शानदार ऑप्शन होंगी। लेकिन अगर ऐसा है कि पिच के ऊपर ग्रीनरी है, तब केवल सेकंड इनिंग की बैटिंग के दौरान आपको अपनी टीम में रखनी है। बाकी सोफिया डंकली के आंकड़े मैदान पर ठीक ठाक है, 3 मैच में 80 रन 49 का हाईएस्ट स्कोर है। नैटली सीवर के 3 मैच में 57 रन है, 3 विकेट इस मैदान पर है। टैमी ब्यूमॉन्ट भी यहाँ पर ठीक ठाक करते दिखाई पड़े, 3 मैच में 98 रनों के साथ। एमी जोन्स के आंकड़े उतने अच्छे हैं नहीं, लेकिन एलिस कैप्सी के 2 मैच में 39 रन है, 1 विकेट है। एक्लिस्टन के आंकड़े यहाँ पर धमाकेदार है, 4 मैच में 8 विकेटों के साथ, चाहे पहली इनिंग की बॉलिंग हो चाहे सेकंड इनिंग की। इवन यहाँ पर लॉरेन फाइलर ने भी 1 मैच में 3 विकेट ले रखा है, तो पहली इनिंग की बॉलिंग अगर हो और ग्रीनरी पिच के ऊपर है तो वहां पर भी एक अच्छे डिफरेंशियल ऑप्शन बनेगी। बाकी लिंसी स्मिथ के भी यहाँ पर 1 मैच में 2 विकेट है, वो भी सेकंड इनिंग की बॉलिंग के दौरान। लॉरेन बेल की 1 मैच में 1 विकेट है, और बॉलिंग करते हुए चार्ली डीन के यहाँ पर इसी मैदान पर 1 मैच में 3 विकेट हैं। तो क्यों ये डिफरेंशियल ऑप्शन है वो भी आपको मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया। इसके बाद प्लेयर बैटल के भी आंकड़े देखें कि इंग्लैंड की बैटर्स किस तरीके की बॉलिंग पर दिक्कत में आती है, तो एक बात तो क्लियर है, चाहे आप देखेंगे राधा यादव को, चाहे दीप्ति शर्मा को, और ओवरऑल लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग को, ये 3 तरीके की बॉलिंग, या स्पेसिफिकली आप कह सकते हैं कि स्पिन बॉलिंग ही, जिसमें लेग स्पिनर तो कोई इंडियन टीम में है नहीं, लेकिन बाकी जो टाइप ऑफ स्पिन बॉलिंग है वो हमेशा से सारी की सारी इंग्लिश बैटर्स को परेशान करती रही है। चाहे वो टैमी ब्यूमॉन्ट के आंकड़े आप देख लीजिए, राधा यादव पर 36 गेंद पर 3 बार आउट हो चुके हैं, दीप्ति शर्मा पर 5 बार आउट हो चुके हैं 46 गेंदें खेल करके। उसमें पिछले मैच भी
दीप्ति शर्मा ने इनको आउट किया था। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर ओवरऑल 213 गेंद पर 216 रन बना करके 11 बार आउट हो चुके हैं। बाकी सोफिया डंगली, अमनजोत पर पिछले वाले मैच में आउट हुई थी। बाकी दीप्ति शर्मा ने भी इनको 2 बार आउट कर रखा है। बाकी डैनी बैट की बात करें तो स्नेह राणा पर 3 बार ऑफ स्पिन बॉलिंग पर, और बाकी अरुंधति रेड्डी के पर 1 बार, दीप्ति शर्मा पर भी 4 बार आउट हो चुकी हैं। हालांकि ओवरऑल आंकड़े अच्छे हैं। दीप्ति शर्मा ने पिछले मैच भी आउट किया था इनको। राधा यादव पर भी 2 बार आउट हो चुकी है। बाकी नेटली स्वीरबंड की ओवरऑल स्पेसिफिक कोई कमजोरी नहीं है, लेकिन श्री चरनी ने पिछले मैच में इनको आउट किया था। ओवरऑल लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पर दिक्कत इनको भी थोड़ी बहुत रही है। और बाकी वही चीज आप यहाँ पर एमी जोन्स और एलिस कैप्सी का भी देख सकते हैं। तो ये बात तो क्लियर है कि स्पिन खेलने को लेकर के दिक्कत है, पेसर्स को लेकर के कोई खास दिक्कत है नहीं। हालांकि वैसे भी कोई बहुत तगड़ी पेसर्स है नहीं इंडियन टीम के अंदर, लेकिन जब इंडियन टीम को देखने पाते हैं बैटिंग ऑर्डर प्लेइंग 11, जिसमें आपने पिछले मैच में देखा था थोड़ी सी इंजरी की वजह से हरमनप्रीत कौर को अभी रेस्ट दिया गया था पहले T20 मैच में। हालांकि आज के मैच अभी कंफर्म है नहीं। बाकी बॉलिंग में ये 6 बॉलिंग ऑप्शन बॉलिंग करते दिखाई पड़ते, जिसमें से 4 ओवर केवल श्री चरनी नहीं किए थे, बाकी जरूरत पड़ी नहीं। बाकी परफॉर्मेंस क्या रही पहले वाले मैच के अंदर, उसको देखने के लिए अगर आप पहले मैच की रीसेंट फॉर्म की तरफ आए, जिसके पहले आपके सामने T20 का करियर स्टार्ट भी है, जहां पर आपको पता चलेगा कि श्री चरनी इसके पहले केवल ओडीआई मैच खेली थी, 5 मैच में 6 विकेटें थी। इवन क्रांति गौड़ और सयाली सदगारी को भी अभी डेब्यू करना बाकी है, लेकिन बाकी प्लेयर का जो एक्सपीरियंस है T20 फॉर्मेट के अंदर, आप यहाँ पर वीडियो को रोक करके जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद रीसेंट फॉर्म की तरफ अगर आइएगा तो वहां पर देखेंगे स्मृति मंदाना ने शानदार 112 रन की पारी खेली, इसके पहले भी बढ़िया फॉर्म में रही है। शेफाली वर्मा जिनकी वापसी हुई है इस सीरीज के दौरान, हालांकि इन्होंने पिछले वाले मैच केवल 20 ही रन बनाए, जबकि 22 गेंदें इसके लिए इन्होंने खेल दी। बहुत अच्छे टच में कतई दिखाई पड़ी नहीं थी। हालांकि इनको मैं हमेशा सेकेंड इनिंग की बैटिंग के लिए एक अच्छा ऑप्शन मानता हूं। बाकी हरलीन देओल जिन्होंने अभी प्रैक्टिस मैच में एक शानदार सेंचुरी लगाई थी, हालांकि वो 50 ओवर का प्रैक्टिस मैच था यही इंग्लैंड के दौरे पर, और यहाँ पर भी उसका फॉर्म इन्होंने जारी रखा और नंबर 3 पर आकर के 43 रन की शानदार पारी खेली। ना सिर्फ खेली बल्कि 186 का स्ट्राइक रेट था, जो कि निश्चित तौर पर दिखाता है कि कितने बढ़िया टच में थी। उसके पहले भी अगर आप देखेंगे ना तो बहुत अच्छे फॉर्म में रही हैं। ऋचा घोष केवल 12 रन बना पाई, हालांकि उसके पहले अच्छे फॉर्म में थी। विकेट कीपिंग ऑप्शन में अगर आप बात करें तो अमी जोन्स के साथ एक और बेहतरीन ऑप्शन है जेमाइमा रोड्रिग्स, जिनके इंग्लैंड के खिलाफ नंबर्स वैसे भी अच्छे नहीं रहे हैं, रिसेंट टाइम में कंसिस्टेंट भी नहीं रही है, वो कुछ खास कमाल करते दिखाई पड़ी नहीं। बिना खाता खुले आउट हो गया। अमनजोत कौर ने 3 रन बनाए, 1 विकेट लिया। दीप्ति शर्मा ने 7 रन बनाए, 2 विकेट लिया। स्नेह राणा विकेटलेस गई, केवल 2 ही ओवर इनको बॉलिंग करने के मौके मिले थे, लेकिन स्टिल अगर ये प्लेइंग 11 में रहेंगे तो 100% टीम में आनी चाहिए। राधा यादव ने 2 विकेट लिए, 4 विकेट लिया श्री चरनी ने, जो कि दिखा दिया कि किस तरह से लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पर फंसती है इंग्लिश टीम, स्पेसिफिकली अगर सेकंड इनिंग में उनको बैटिंग करनी पड़ जाए। अरुंधति रेड्डी ने भी ठीक ठाक बॉलिंग करी, 1 विकेट लिया। तो ओवरऑल पूरी की पूरी टीम ने ही शानदार परफॉर्मेंस की, जिसमें जेमाइमा रोड्रिग्स और कुछ हद तक शेफाली वर्मा उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाई, और इसी वजह से काफी बड़े अंतर से पिछले वाले मैच में इंडियन टीम जीती थी। और उसके बाद आगे बढ़ते हुए हेड टू हेड के आंकड़े देखें तो इंग्लैंड के खिलाफ स्मृति मंधाना के आंकड़े हमेशा से शानदार रहे हैं, लेकिन वहीं पर शेफाली वर्मा का बैटिंग एवरेज केवल 16 का है। हरलीन देओल के केवल 6 मैच में 89 रन ही थे, लेकिन 43 रन भी पिछले ही मैच में आ गए हैं। तो निश्चित तौर पर इन्होंने दिखा दिया कि परफॉर्म कर सकती है इस टीम की बॉलिंग अटैक के खिलाफ। बाकी ऋचा घोष के, जेमाइमा रोड्रिग्स के आंकड़े तो वैसे भी बहुत ही खराब हैं इंग्लैंड के खिलाफ, लेकिन अमनजोत कौर के 2 मैच में ऑलरेडी 3 विकेटें हो चुकी हैं। तो निश्चित तौर पर हरलीन देओल, स्मृति मंधाना और अमनजोत कौर, ये 3 तो काफी बेहतरीन ऑप्शन बन जाती है। बाकी ऋचा घोष निश्चित तौर पर एक अच्छे ऑप्शन विकेट कीपर बैटर के तौर पर इंडिया की तरफ से रहेंगी ही, लेकिन उसी में जैसा कि आपने प्लेयर बैटल के दौरान देखा था तो दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, राधा यादव और श्री चरनी, ये 4 ऐसी नाम है जिनको आप ड्रॉप कतई नहीं कर सकते किसी भी कंडीशन में। हालांकि उसी में अगर आप देखें तो नंबर्स वो भी काफी शानदार है, इन सभी के सभी स्पिनर्स के आपको दिखाई पड़ेंगे। तो ये चीज तो काफी हद तक आपको कंफर्म करके चलनी है। जिसमें एक और चीज जो आपको देखनी है ना, कि जो कि अगर आपको बताया कि चारों स्पिनर, चाहे दीप्ति शर्मा हो, स्नेह राणा हो, राधा यादव हो, श्री चरनी हो, इनको लेकर के जाना है, लेकिन ये भी देखना है कि पिच कैसी होने वाली है, किस इनिंग की बॉलिंग होने वाली है, जो कि आपको मैं पीछे एक्सप्लेन कर चुका हूं। बाकी वेन्यू पर अगर आप देखें तो ब्रिस्टल के इस मैदान पर इंडियन प्लेयर्स के जो परफॉर्मेंसेज रही है, वहाँ पर शेफाली वर्मा, स्मृति मंधाना ने एक मैच खेला है, फ्लॉप साबित हुई है पहली इनिंग की बैटिंग में। ऋचा घोष के 1 मैच पर 33 रन है, वहीं पर दीप्ति शर्मा के 24 रन है, कोई विकेट नहीं है। स्नेह राणा के 8 रन है, 1 विकेट है। 1 विकेट राधा यादव के 1 मैच में, 5 रन है हरमनप्रीत कौर का उसी एकमात्र खेले गए मैच में। तो निश्चित तौर पर पिच काफी बड़ी भूमिका निभाने वाली है, उसमें किस इनिंग की बैटिंग मिलेगी उसका और भी बड़ा रोल होने वाला है। लेकिन प्लेयर बैटल में आकर के देखें तो स्मृति मंधाना, जो कि चार्ली डीन पर 23 गेंद पर 22 रन बना करके एक बार आउट हो चुके हैं, ऑफ स्पिन इनकी एक बड़ी कमजोरी रिसेंट टाइम में देखने को मिली। इसमें चार्ली डीन को इन्होंने बहुत ज्यादा फेस नहीं किया, लेकिन ऑफ स्पिन बॉलिंग एक ऐसी टाइप ऑफ बॉलिंग है जो इनको लगातार फ्रीक्वेंटली आउट करती रही है। बाकी सोफिक लिस्टर ने भी 3 बार आउट किया है, पिछले मैच भी सोफिक लिस्टर नहीं आउट किया था, लेकिन 73 गेंद पर 131 रन इन्होंने दिए भी हैं। नेटली सीवर पर थोड़ी सी दिक्कत इनको रही है, जो फिलहाल बॉलिंग ही नहीं कर रही। तो निश्चित तौर पर काफी बड़ा एडवांटेज इनको मिल गया पिछले मैच में। लिंसी स्मिथ पर भी एक बार अच्छे खासे रन बना करके आउट हुए, लेकिन शेफाली वर्मा, कोई भी सामने इंग्लिश बैटर बॉलर हो, सभी ने इनको ठीक ठाक परेशान किया, जो कि हेड टू हेड के आंकड़े में भी आपने देखा
देखा था। हरलीन दियोल ये थोड़ा सा ऑफ स्पिन पर खराब खेलते हैं। लॉरेन बेल, सोफी क्लिस्टन, लिंडसे स्मिथ पर भी आंकड़े बहुत अच्छे हैं नहीं। पिछले वाले मैच में लॉरेन बेल की पहली ही गेंद पर आउट हुई थी। बाकी ऋचा घोष की बात करें तो लॉरेन बेल पर, नेटली सीवर पर, सोफी क्लिस्टन पर इनके आंकड़े आपके सामने जो कि बहुत अच्छे हैं नहीं। उसमें से नेटली सीवर तो बॉलिंग भी नहीं कर रही, और बाकी के खिलाड़ी जिसमें जिमामा को लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पर दिक्कत होती है, ओवरऑल स्पिन पर ही दिक्कत होती है, सभी जानते हैं। सिमिलर चीज आप हरमनप्रीत कौर को लेकर के नहीं कर सकते, लेकिन पेसर्स के खिलाफ थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर इनको दिक्कत होती है। और दीप्ति शर्मा के आंकड़े भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और फिलहाल कप्तान है, बस कप्तान के कौन 2 नाम हैं वो तो किसी को बताने की जरूरत है नहीं, लेकिन इसी में जो 3 डिफरेंशियल ऑप्शन आप इनको भी चाहें तो ग्रैंड लीग के ऑप्शन में ट्राई कर सकते हैं। इसमें दीप्ति शर्मा तो स्मॉल लीग के लिए भी, इवन एक्लेस्टन भी स्मॉल लीग के लिए भी काफी अच्छी ऑप्शन बनेगी। बाकी आज के इस मैच की फाइनल टीम क्या रहेगी स्मॉल लीग की, उस पर अभी के लिए क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा, क्योंकि हमको पिच के बारे में जानना जरूरी है, जिसके बारे में आपको मैं पीछे एक्सप्लेन कर चुका हूं कि कैसी कैसी संभावनाएं हैं। तो वो जो पिच रिपोर्ट होगा टॉस के बाद का, वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर शेयर कर दूंगा, तो उसको जाकर के ज्वाइन करिए। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको देखने को मिल जाएगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करने का। बाकी वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, वो सबसे जरूरी है, और टीम बना करके रखिए स्पेसिफिकली ग्रैंड लीग की। फिलहाल इस वीडियो को यहाँ पर करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।